बीजेपी हेडक्वार्टर में कौमी ओहदेदारों की मीटिंग मुनक्किद। आज से 2 दिन तक जारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पीएम मोदी और बीजेपी सदर की ज़ेर सदारत मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ अहम फैसले लिए जाएंगे। पीएम ने पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक किया रोड शो। अग्निपथ के पहले बैच से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। अग्निपथ को इनकलाबी तब्दीली पर मबनी पॉलिसी बताते हुए मुसल्लह अफवाज को मजबूत बनाने और उन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए तैयार करने में बताया एक गेम चेंजर। इस दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी थे मौजूद। G20 सदारत के तहत आज से 2 दिन तक अहम मीटिंगों का दौर रहेगा जारी। पुणे में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप तय करेगा दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड मैप। भोपाल में थिंक 20 की मीटिंग में भारत और बैरूनी ममालिक के माहिरीन हुए शामिल। खुर्दा प्राइस इंडेक्स की बुनियाद पर शरह अफरात ज़र दिसंबर 2022 में गिरकर 4.95% दर्ज। अशियाए खुर्दोनोश खाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाइस गिरावट के रिकॉर्ड दर्ज। इलेक्शन कमीशन का एक और अहम कदम, मुल्की सतह पर नकल मकानी करने वालों को वोटिंग से जोड़ने के लिए तैयार करदा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर प्रोटोटाइप का सियासी जमातों के सामने किया गया मुजाहरा। इसका इस्तेमाल करते हुए मुल्की सतह पर नकल मकानी करने वाले अपने आबाई वतन में अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। उड़ीसा में जारी हॉकी वर्ल्ड कप में मलेशिया ने चिली को दी शिकस्त, नीदरलैंड ने न्यूजीलैंड को दी शिकस्त। फ्रांस का जनूबी अफ्रीका से मुकाबला जारी और ऑस्ट्रेलिया का अर्जेंटीना से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी को कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग आज से दिल्ली में हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह, कई मरकजी वुज़रा, बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के वुज़राए आला और पार्टी के सीनियर लीडरान 2 रोज़ा इजलास में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव से कबल आज दिल्ली में पार्टी के कौमी अहदेदारान की मीटिंग हुई, जिसमें कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के एजेंडे को हतमी शक्ल दी गई। पार्टी तर्जुमान समित पात्रा ने कहा कि पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा की ज़ेर सदारत में आज पार्टी के हेडक्वार्टर में आला अहदेदारान की मीटिंग मुनक्किद हुई। पात्रा ने कहा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में बातचीत के लिए तजावीज़ पर पार्टी आला अहदेदारान ने तबादला ख्याल किया। पात्रा ने कहा कि पार्टी अहदेदारों की मीटिंग इको फ्रेंडली थी। यहाँ नेम प्लेट जूट के बने हुए थे, वहीं खाने में बाजरे की रोटी समेत दीगर मोटा अनाज पेश किया गया। ध्यान देने योग्य है इस बैठक में, यह एक इको फ्रेंडली राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक थी, जिसमें कहीं भी प्रयास करके सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो नेम प्लेट इत्यादि भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी जूट का बना हुआ है, यह भी इको फ्रेंडली तरीके से निर्मित है। ठीक उसी प्रकार जो भोजन इत्यादि भी इस बैठक में सर्व किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को ध्यान में रखते हुए मिलेट से बने हुए आइटम्स यहां सर्व किए गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जो हम कहते हैं वो हमें कार्यान्वित भी करनी है। वह हमने कार्यान्वित भी किया है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पटेल चौक से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक रोड शो किया।
दो रोजा बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में वजीर आजम मोदी के साथ तमाम मरकजी वज़रा, रियासती वज़राए आला, रियासती सुदूर और दीगर ओहदेदारान भी शिरकत कर रहे हैं। हर बार बीजेपी की एग्जीक्यूटिव में अलग नारा रहता है। इस बार का नारा है गरीब कल्याण हमारा संकल्प। मरकजी हुकूमत ने अब तक जो काम किया है उसे भी नेशनल एग्जीक्यूटिव में पोस्टरों के जरिए दिखाया गया है, जैसे बुलेट ट्रेन, सरदार पटेल का मुजस्समा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुजस्समा, साथ ही G20 को भी पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। जिन इलाकों में मरकजी हुकूमत ने काम किया है उन्हें भी पोस्टरों के जरिए दिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री कार्यकारिणी में मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक जितने भी काम किए हैं, वो चाहे जो भी मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो या रेलवे हो या तमाम जो भी मंत्रालय हैं, उनमें जो काम किए हैं उसको पोस्टर के जरिए दर्शाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी मूर्ति दिखाई गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को भी दिखाया गया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो G20 को लेकर जो केंद्र सरकार या मोदी अग्रणी भूमिका में निभा रहे हैं उसको भी दर्शाया गया है कि G20 को लेकर सरकार जहां जहां या जिन जिन प्रदेशों में काम हुए हैं उसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। और हर बार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी का कुछ न कुछ स्लोगन होता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो स्लोगन रखा, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखाएं, गरीब कल्याण हमारा ही संकल्प है। केंद्र सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी, इनका शुरू से रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा रही है उनका था कि जो आखिरी पायदान पे लोग हैं सबसे पहले उनका कल्याण किया जाए। कैमरामैन कृष्णचंद्र के साथ रजनीश त्रिपाठी, DD न्यूज, दिल्ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अग्निवीरों के पहले बैच के साथ बातचीत की। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि अग्निपथ स्कीम पिछले साल फौज में नए फौजियों की भर्ती के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत मुल्क में अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग मुख्तलिफ मराकिज पर जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ स्कीम का हिस्सा बनने के लिए अग्निवीरों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम का कहना है कि ये पॉलिसी हमारी मुसल्लह अफवाज को मजबूत बनाने और उन्हें मुस्तकबिल के लिए तैयार करने में गेम चेंजर साबित होगी। हमारी मुसल्लह अफवाज को जदीद बनाने के साथ साथ उन्हें खुद इन्हिसार बनाने की कोशिश की जाती है। कॉन्टेक्ट लेस जंग के नए महाजों के चैलेंजों पर तबादला ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता फौजी हमारी मुसल्लह अफवाज में अहम किरदार अदा करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि अग्निपथ स्कीम खवातीन को भी बाइख्तियार बनाएगी। हम तीनों खिदमात में खवातीन फायर फाइटर्स को देखने के मुंतजिर हैं। हम इन मौक़े को मुख्तलिफ ज़बानों और सकाफ़तों के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं। मुल्क के जमहूरी निज़ाम की मजबूती और इस्तेहकाम इलेक्शन कमीशन का अहम किरदार है। वोटिंग के अमल को शफाफ और मुंसिफाना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन वक्तन फवक्तन नई नई पहल करता रहता है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया है। ये मशीन खास तौर पर मुल्की सतह पर नकल मकानी करने वाले वोटरों के लिए बनाई गई है, जिसका मकसद इन सबको मुल्क के इंतखाबी अमल से जोड़ना और भारत के जमहूरी निज़ाम में उनकी शिरकत को यकीनी बनाना है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग कैसे होगी और इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के नुमाइंदों को अपना प्रोटोटाइप पेश कर दिया है। और आने वाले दिनों में हमारे मुल्क के इंतखाबी निज़ाम में एक अहम तब्दीली देखने को मिल सकती है और ये तब्दीली रिमोट वोटिंग मशीनों के जरिए आएगी, जिसका मुजाहरा आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों के सामने किया जा रहा है। रिमोट EVM के मुजाहरे के दौरान इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के अरकान भी मौजूद रहे। रिमोट वोटिंग का इस्तेमाल करते हुए घरेलू गैर मुक़ीम भारतीय वोटर्स की शिरकत को बेहतर बनाने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दरअसल रिमोट वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तब्दील शुदा वर्जन है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उन वोटरों को सहूलत दी जाएगी जो अपनी रियासत में होने वाले इंतखाबात के दौरान अपने घर से दूर रहते हैं और उन्हें वोट डालने के लिए अपने आबाई जिला जाना होता है।
अगर ये नाफिज होता है तो ऐसे घरेलू सतह पर गैर मुकीम भारतीय वोटरों को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए अपने आबाई अजला का सफर करने की जरूरत नहीं होगी। आरवीएम को मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बुनियाद पर एक मजबूत, मेयारी और बाअसर के तौर पर फरोग दिया जाएगा। ये इंटरनेट से मुंसलिक मशीन होगी। पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी ने इसे बनाया है। मल्टी कॉन्स्टिट्यूशंस रिमोट ईवीएम एक ही जगह से 72 हलकों को चला सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा था, चुनाव के दौरान नौजवानों और शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों में देखी गई मायूसी को दूर करने में रिमोट वोटिंग मशीनें जमहूरी अमल में शराकतदारी बढ़ाने में कारगर पहल साबित होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ केस से मुतालिक एक अर्जी की समाअत करने से इनकार कर दिया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेपी पारदीवाले को बेंच ने कहा कि नैनीताल हाई कोर्ट पहले ही इस मामले की समाअत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार चाहें तो अपने इजाफी मुतालबात के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। काबिल जिक्र है कि स्वामी ओमकतेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने कहा था कि हाई कोर्ट इस मामले की समाअत कर रही है। ऐसी सूरत हाल पर पहले हाई कोर्ट को समाअत की इजाजत दी जानी चाहिए। आज 26वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का आखिरी दिन है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कर्नाटक के धारवाड़ में 26वें कौमी यूथ फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। काबिल जिक्र है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली में 26वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह किया था। हर साल नेशनल यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है ताकि बासलाहियत नौजवानों को कौम की तामीर और तरक्की की तरफ राग़िब किया जा सके और साथ ही उन्हें कौमी सतह पर एक मुनफरिद शनाख्त भी दी जा सके। ये मुल्क के तमाम इलाकों से मुतनव्वे सकाफतों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराता है और शुरा को एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे के साथ मुत्तहिद भी करता है। आपका काम परेशानियों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना और उनमें से रास्ता निकालना है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोविड-19 पैंडेमिक है। यह देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। दुनिया के बड़े बड़े देश जिनके पास ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, ना धन दौलत की कमी थी, लेकिन उनके भी हाथ पैर फूल गए, उनको भी पता नहीं चल रहा था क्या करना है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकंज नहीं होती थी, थोड़ा सा भी उदासीनता नहीं होती थी। कोई ऐसा नहीं लगता था कि उनको चिंता है। वो सोचते थे कि रास्ता क्या निकालना है, एक फाइन बैलेंस कैसे बनाना होता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण, और आपदा में अवसर कैसे निकलते हैं उसका उदाहरण कोविड-19 पैंडेमिक है। भारत की ज़ेरे सदारत G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज से पुणे में मुनक़िद हुई। इजलास की मेज़बानी महकमा इक़्तिसादी उमूर वज़ारत ख़ज़ाना कर रहा है। इस इजलास में ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील शरीक चेयरमैन के तौर पर शामिल हैं। पायदार तरक्की के मौजू पर ख़ास तवज्जो दी गई। इजलास में शहरों को तरक्की का माशी मरकज़ बनाने, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माली इमदाद की फरहमी और तवानाई के शोबे में खुद इन्हिसारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मजीद जोर दिया गया। इस इजलास में G20 और 13 ममालिक के मदू नुमाइंदे तबादला ख्याल उन्होंने किया। वहीं इजलास में 35 ममालिक के तकरीबन 66 मंदुबीन भी शरीक हुए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना इजलास आज से स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में शुरू हो रहा है। ये इजलास 20 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें यूक्रेन बहरान, आलमी अफरात-ए-ज़र, मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल पर बातचीत होने का इम्कान है। इस बार इजलास का मौजू टुकड़ों में बटी दुनिया में ताउन रखा गया है। इजलास में माहिरीन तालीम, सरमायाकार, कारोबारी और सियासी रहनुमा शिरकत करेंगे और मौजूदा चैलेंजेस के हल पर तबादला ख्याल करेंगे। स्विस हुकूमत कॉन्फ्रेंस के लिए 5000 से जायद फौजी एहलकार तैनात करेगी। मेगा समिट के दौरान डेवोस में 2700 से ज्यादा मंदुबीन की आमद मुतवक्के है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बुध को वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को जुर्म करार देने के मामले पर मरकजी हुकूमत से जवाब दाखिल करने को कहा। हुकूमत 15 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करेगी। इसके अलावा अदालत ने तमाम फरीक़ैन से 2 मार्च तक तहरीरी दलाइल जमा कराने को कहा। सुप्रीम कोर्ट 14 मार्च से हतमी समाअत करेगी। राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल के पेश नजर बीजेपी के अरकान असेंबली ने अनोखा मुजाहरा किया। बीजेपी एमएलए ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर दिल्ली असेंबली पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबसूल कराने की कोशिश की। बीजेपी मेंबरान असेंबली ने केजरीवाल से इस्तीफे का मुतालबा किया। दिल्ली असेंबली इजलास का चौथा सेशन आज से शुरू हो गया है। और दिल्ली से मुत्तसिल ग्रेटर नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो जारी है। एक्सपो में मुख्तलिफ कंपनियां यहां एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक कारों की झलक पेश कर रही हैं। 3 बरस के तवील वक्फे के बाद शुरू हुए इस ऑटो एक्सपो में भारत समेत दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जारी ऑटो एक्सपो 2023 के 16वें एडिशन में भारतीय कंपनियों की खुद कफील भारत की शानदार झलक देखी जा सकती है। देसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नुमाइश करके भारत की हर छोटी बड़ी कंपनी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैदान में मुस्तकबिल का खाका पेश किया। एशिया के सबसे बड़े गाड़ियों के मेले में देसी कारें, स्कूटीज और बाइक लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। इलेक्ट्रिक कार्स देख रहा हूँ, वो देख के इंडिया का एक मोबिलिटी में बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे आपको मेड इन इंडिया आइटम दिखेंगे, जिसको देख के सच में एक इंडियन की तरफ से हमें खुशी होती है। यहाँ पे भी सारा ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल बाद लगता है ये पेट्रोल डीजल बंद ही हो जाएंगे। भारत का जो भी नागरिक वो चाहता है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें, जिसमें अच्छा प्रोडक्ट मिले और हम अपना एनवायरनमेंट को और ग्रीनर बनाएं। स्टार्टअप ने अपनी मजबूत मौजूदगी के साथ भारत की पॉलिसी और मकसद को वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैदान में आने वाला वक्त भारत का होगा। मुल्क के लिए अब वक्त इंपोर्ट का नहीं, एक्सपोर्ट का है। भारत की छोटी कंपनियां भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उनके पुर्जे बैरूने मुल्क बरामद कर रही हैं। MTA EV कंपनी कोरिया को अपनी खुसूसी कार्गो स्कूटी और 3 व्हीलर बरामद कर रही है। कंपनी पूर्णतया ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की मोटिवेटर है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है और हमने 2 प्रोडक्ट जो इस टाइम हिंदुस्तान में लॉन्च कर रहे हैं, वो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत क्वालिफाई करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे सेफ्टी फीचर हैं जो शायद अभी तक किसी ने 3 व्हीलर सेगमेंट में लॉन्च नहीं किए हैं। भारतीय कारसाज कंपनी टाटा ने टियागो कार का नया इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च कर दिया है। ये गाड़ी जल्द मार्केट में आ जाएगी। इसकी खास बात यह है कि इसमें 3 रिचार्जेबल बैटरियां दी गई हैं, जिनसे ईंधन लेकर ये 600 किलोमीटर तक चल सकती है। इसके अलावा इसकी बैटरी को इंडियन ऑयल के तमाम पेट्रोल पंपों पर रिचार्ज किया जा सकता है। ये एक प्रोटोटाइप व्हीकल है और इस साल के अंत तक हम रोड ट्रायल्स भी करेंगे इनका। बाकी OEMs भी गाड़ियां तैयार कर रहे हैं हमारे साथ में। तो जो ये टेक्नोलॉजी है, तो ये लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाली है। एक्सप्लोर दी वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी के थीम के साथ ऑटो एक्सपो 2023 में महफूज, साफ सुथरी, सब्ज और मुस्तकबिल की गाड़ियों की नुमाइश की गई। इसमें भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ताकत का मुजाहिरा किया गया, जिसमें मुस्तकबिल में भारत की क़यादत की झलक नजर आई। इंडिया एक्सपो 2023 के 16वें संस्करण का सार भारत में बनाए गए इलेक्ट्रिक वाहन हैं। हर छोटी बड़ी कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन यहाँ प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किए हैं। ऐसा लग रहा है कि डीजल और पेट्रोल से बनाई गई गाड़ियाँ गए ज़माने की बात हो जाएंगी और आने वाला भविष्य सिर्फ बैटरियों से चलने वाली गाड़ियों और बाइकों का होगा। कैमरामैन भीम के साथ नवादिश चौधरी, DD न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। कायनात में वाफिर मकदार में दस्तयाब हाइड्रोजन को साफ सुथरा ईंधन तस्वुर किया जाता है। गाड़ियों में साफ और ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल की समत में IIT दिल्ली में एक स्टार्टअप ने अहम पहल की है।
फोसिल ईंधन पर इन्हिसार कम करने, मुल्क को तवानाई के शोबे में खुद कफील बनाने और कार्बन के अखराज को कम करने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। हुकूमत की इस अहम कोशिश की हिमायत करते हुए IIT दिल्ली के एक स्टार्टअप ने हाइड्रोजन ऑन डिमांड सिस्टम शुरू किया है, जो गाड़ियों के लिए साफ सुथरा हाइड्रोजन ईंधन फराहम करता है। एहार्ट्स नामे एक स्टार्टअप ने ये देसी टेक्नोलॉजी तैयार की है, जो गाड़ियों में फोसिल फ्यूल के इस्तेमाल को 20% तक कम करके कार्बन के अखराज और आलूदगी की सतह को कम करने में मदद देगी। इस टेक्नोलॉजी की सबसे अहम बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन को ज़ख़ीरा करने से मुतालिक कोई मसला दरपेश नहीं होता है। हम हाइड्रोजन को बनाते हैं और उसको फ़ौरन इस्तेमाल कर लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑन डिमांड। तो हम उसको बनाते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और उसमें कोई स्टोरेज नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस की सहारे हाइड्रोजन को बनाते हैं और उसको फ़ौरन IC इंजन में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ये गाड़ी है, एक आम गाड़ी है जिसके अंदर हमने ये हाइड्रोजन ऑन डिमांड का जनरेटर लगाया। हम लोग इसको जनरेटर कहते हैं आज की भाषा में। जो बुद्धिजीवी हैं वो उसको इलेक्ट्रोलाइज़र बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइज़र से हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और उसको इमीडिएटली अपने IC इंजन में इस्तेमाल कर लेते हैं। वी रेगुलेट दी हाइड्रोजन सो दैट जो कंबशन है वो बेस्ट होता है। हाइड्रोजन क्लीनेस्ट फ्यूल है, जिसकी वजह से जो टेल पाइप एमिशंस हैं वो स्टैंडर्ड से भी कम हो जाते हैं। एडवांस्ड हाइड्रोजन ऑन डिमांड सिस्टम के तहत किसी भी मौजूदा गाड़ी को हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हुए माहौल दोस्त गाड़ी में तब्दील किया जा सकता है। गाड़ियों में सिर्फ 20% हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल कार्बन के अखराज को 80 से 85% तक कमी कर सकता है। You can make any vehicle a fit vehicle and a clean vehicle and a green vehicle. एंड ऑफ कोर्स जो दूसरा काम हम इसमें साथ साथ कर रहे हैं, ये जितना भी डेटा है ये हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू इंजन डेटा एंड इट गेट्स स्टोर्ड ऑन टू द क्लाउड सो दैट वी नो हर गाड़ी नंबर ने कितना तेल बचाया, कितना उसने एमिशन कम किया। अगर हम 10 लाख गाड़ियां कर लेते हैं, जो हमारी 5 करोड़ गाड़ियां आज की डेट में पूरे हमारे देश में चल रही हैं, तो 10 लाख गाड़ी भी तो हम भारत सबसे आगे होगा कि हमने हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया। महक़क़ीन के मुताबिक हाइड्रोजन ऑन डिमांड सिस्टम का इस्तेमाल कार, बाइक जैसे किसी भी बड़ी गाड़ियों में किया जा सकता है। कायनात में वाफिर मिकदार में मौजूद हाइड्रोजन का इस्तेमाल गाड़ियों को तवानाई से भरपूर बनाने और आने वाले वक्त में सिफर के अखराज का हदफ हासिल करने में मददगार साबित होगा। निशान सौरभ, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सरबराही में भारतीय पार्लियामेंट का एक वफ्द 16 से 21 जनवरी तक कीनिया और तंजानिया के दौरे पर है। इसी सिलसिले में वफ्द लोकसभा के स्पीकर की क़यादत में कीनिया पहुंच गया। भारतीय पार्लिमानी वफ्द की टीम का कीनिया के अरकानी पार्लियामेंट और हाई कमिश्नर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ्द की टीम में MP चिराग पासवान, मनोज कोटक और S फग्गन और OSD राजीव दत्ता भी शामिल हैं। बाद में लोकसभा स्पीकर कीनिया के नायब सदर से मुलाकात करेंगे और लोकसभा स्पीकर भारतीय बिरादरी से मुलाकात करने वाले हैं। ओम बिरला के इस दौरे से न सिर्फ भारत और कीनिया के ताल्लुकात मजबूत होंगी, बल्कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को एक नई जिहत मिलेगी। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नामालूम हमलावरों ने साबिक खातून रुकन पार्लियामेंट और उनके मुहाफिज को उनके घर में गोली मारकर कत्ल कर दिया है। काबुल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के तर्जुमान खालिद जादरान ने बताया कि अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में लकमन सूबे के साबिक नुमाइंदा मुरसिल बनीजादा का काबुल शहर में नामालूम हमलावरों ने कत्ल कर दिया। मुरसिल बनीजादा उन खवातीन रुकन पार्लियामेंट में शामिल थी जिन्होंने अगस्त 2021 में तालिबान के इख्तिदार पर काबिज होने के बाद भी काबुल में रहने का फैसला किया था। और इंडोनेशिया में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रिख्तर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.1 नापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक इंडोनेशिया के शुमाली समतारा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के शदीद झटकों के बाइस लोग घरों से बाहर निकल आए, ताहम किसी जानू व माली नुकसान की कोई इतला सामने नहीं आई है। ज़लज़ले से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। अभी तक किसी जानी नुकसान की भी कोई खबर नहीं है।
और श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे ने कहा कि उनकी हुकूमत आइन में A13 तरमीम के मुकम्मल निफाज पर गौर कर रही है। ये तरमीम 1987 में भारत और श्रीलंका के दरमियान तमिलों को वसीतर हुकूक देने के मुआहदे का एक हिस्सा है, जिसमें इख्तिदार में उनकी शिरकत को यकीनी बनाना होगा। भारत ने कहा है कि श्रीलंका में समाजी यकजहती के लिए तमिलों को हुकूक देना जरूरी है। भारत परसों से श्रीलंका पर उस वक्त के वजीर आजम राजीव गांधी और श्रीलंका के सदर जयवर्धने के दरमियान 1987 में तय हुए उस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दबाव डाल रहा है। तमिल बिरादरी की तरफ से मनाए जाने वाले थाई पोंगल त्यौहार के मौके पर खिताब करते हुए सदर विक्रमासिंघे ने कहा कि समाजी इंसाफ कमीशन जल्द ही कायम किया जाएगा। ये कमीशन मुल्क में रहने वाली तमाम बिरादरी के लोगों की तवक्कुआत के बारे में मालूमात यकजा करेगा और अपनी रिपोर्ट हुकूमत के सुपुर्द करेगा। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत हुकूक की मुंतकली के लिए इक़दामात करेगी, जो बिला तफरीक किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि सदर विक्रमासिंघे का ये बयान भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर के दौराए श्रीलंका से पहले आया है। और खेल की खबरों में हॉकी वर्ल्ड कप में इतवार को भारत और इंग्लैंड के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर खत्म हुआ। पूल डी के इस मैच में शुरू से ही दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों को कई पेनाल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन कोई भी गोल न हो सका। इंग्लैंड को खेल के आखिरी लम्हात में पेनाल्टी कॉर्नर दिया गया, लेकिन दिफाई खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार ने शानदार सेव करके इंग्लिश टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस ड्रॉ के बाद दोनों टीमों को एक एक पॉइंट से मुतमईन होना पड़ा। गुज़िश्ता साल बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में दोनों टीमों ने 4-4 से ड्रॉ खेला था। भारत ने पहले मैच में स्पेन को 2-0 से और इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से शिकस्त दी थी। भारतीय टीम अब अपने अगले मैच में 19 जनवरी को वेल्स से मुकाबला करेगी। पूल डी में इंग्लैंड ने गोल औसत पर भारत को पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। नाज़रीन, खबरनामे में इस वक्त बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़ जाते हैं मशहूर मौसीकार और नगमा निगार ओपी नैयर की नगमों पर फिल्माए गए कुछ मनाजिर के साथ, जिनकी आज सालगिरह है। आप उनका लुत्फ लें और हमें यही इजाजत दें। आदाब। के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी।